चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही नेता पहले भी एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। फिलहाल दोनों ही एनडीए में सहयोगी हैं, नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह नाता कब तक चलेगा। पीएम इलेक्टेड नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को एनडीए के घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। बीजेपी का प्रस्ताव का गठबंधन के सभी दलों ने समर्थन किया और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस दौरान समर्थन पेश करने आए सहयोगी दलों के नेता ने गठबंधन में अपनी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर की। इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी शामिल थे। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े दलों के नेता, इन्हीं दोनों नेताओं पर सबकी नजर भी है। दोनों ही नेता पहले भी गठबंधन से अलग हो गए हैं। हालांकि इस बार अब तक ऐसी संभावना नहीं दिख रही है, मगर इस संभावना को कभी नकारा भी नहीं जा सकता। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। तो सवाल यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ज्यादा कमजोर कड़ी कौन सी है, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार? इस सवाल के जवाब को खोजने की जरूरत है। नायडू और नीतीश के राजनीतिक सफर पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि सबसे पहले ये गठबंधन कौन तोड़ेगा। 70 के दशक की राजनीति शुरू करने वाले चंद्रबाबू नायडू महज 28 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। साल 1978 में कांग्रेस की टिकट पर वो चंद्रागिरी विधानसभा सीट से चुनकर एमएलए बने। पहली बार विधायक बने। नायडू को सरकार में जगह दी गई। 1980 से 83 तक वो सरकार में मंत्री रहे। मंत्री रहने के दौरान उनकी दोस्ती तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीति में पदार्पण करने जा रहे एनटी रामाराव से हुई, जिन्हें एनटीआर के नाम से जाना जाता है। ये दोस्ती जल्दी ही रिश्तेदारी में बदल गई। 1981 में चंद्रबाबू नायडू की एनटीआर की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी हुई। 2 साल के बाद में आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए और एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में सूपड़ा साफ कर दिया। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू भी अपने ससुर की पार्टी के कैंडिडेट के हाथों अपनी सीट हार गए। लेकिन मौके को भांपते हुए उन्होंने पार्टी बदली और नायडू भी टीडीपी में शामिल हो गए। वहीं पार्टी जिसके वो सर्वेसर्वा थे, लेकिन सर्वेसर्वा बनने की भी एक दिलचस्प कहानी है। 1983 में टीडीपी को बहुमत मिला, एनटीआर मुख्यमंत्री बने और 1979 में एनटीआर की पार्टी हार गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी विपक्ष में हुई थी और ससुर रामाराव नेता विपक्ष के नेता बने। 5 साल तक उन्होंने विपक्ष में रहकर राजनीति की। 1994 में वे फिर चुनाव हुए और इस बार एनटीआर की पार्टी ने चुनाव बहुमत हासिल कर लिया और वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं टिक पाए। इसलिए नहीं कि विपक्ष ने उनसे सत्ता हथिया ली, बल्कि एक अपने ने ही उनका तख्ता पलट कर दिया। एनटीआर के बेटों के साथ में मिलकर दामाद चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 1998 में लोकसभा चुनाव में जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। बीजेपी को 181 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 141 सीटें। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। सोनिया ने राष्ट्रपति के.आर. नारायण से कहा कि उनके पास में नंबर नहीं है। सबसे बड़े दल होने के नाते राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। तमाम दलों को इकट्ठा कर अटल बिहारी वाजपेयी ने मार्च 1998 में सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। टीडीपी को आंध्र प्रदेश में 29 सीटें मिली थी। अटल बिहारी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने का फैसला किया। स्पीकर पद टीडीपी के पास नहीं था। जीएमसी बाल योगी इस सरकार में लोकसभा के स्पीकर बने। इस सरकार में जयललिता और एआईएडीएमके भी शामिल थी। लेकिन सरकार के गठन के साथ ही वाजपेयी से उनकी खटपट शुरू हो गई। कहा जाता है कि जयललिता की कई मांगे थी जिन्हें अटल बिहारी पूरा नहीं कर पा रहे थे। 1 साल बीता और जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया किताब में लिखने वाले शक्ति सिन्हा बीबीसी के रेहान फजल को बताते हैं कि जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएं और तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इसके अलावा वो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाने पर भी जोर दे रही थी। वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए और जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। 15 अप्रैल 1999 को वाजपेयी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। अटल बिहारी आश्वस्त थे कि सरकार बचा लेंगे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो 270 वोट विरोध में पड़े और पक्ष में 269। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। अब कहा यह जाता है कि सरकार को गिराने में मायावती, सैफुद्दीन सोज और गिरधन गमांग की अहम भूमिका थी। मायावती ने अटल को मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन वोट विरोध में डाला। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। सोज ने भी सरकार के खिलाफ वोट डाला, जबकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी सरकार में शामिल थी। आखिरी नाम आता है गिरधर गमांग का, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती। इस ट्रस्ट वोट से 1 महीने पहले गमांग ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने
लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो गमांग संसद पहुंचे। सत्ता पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। गमांग वोट करेंगे या नहीं, यह फैसला स्पीकर को लेना था। अध्यक्ष बाल योगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन से इस विषय में सलाह मांगी। गोपालन ने एक पर्ची लिखकर बाल योगी को दी। बाल योगी ने पूरा मामला गोमांग के विभाग पर छोड़ दिया। गोमांग ने सरकार के खिलाफ वोट किया और एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। टीडीपी नेता बाल योगी अगर गोमांग को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देते तो पक्ष और विपक्ष दोनों के बराबर वोट पर थे। ऐसे में आखिरी मत स्पीकर का होता और सरकार बच जाती, मगर ऐसा हो नहीं सका। 2002 में गोधरा कांड के बाद में गुजरात दंगे हुए। तब राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के लोगों से सवाल उठाए गए। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये मांग एनडीए के गठबंधन के साथी भी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2002 में नायडू ने मोदी से इस्तीफे की मांग की। इस विषय पर उनको समर्थन मिला। एनडीए के अन्य सहयोगी जैसे तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू का, इन चारों दलों ने एनडीए के केंद्रीय समिति द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया। टीडीपी लगातार इस मांग को दोहराती रही, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया। हालांकि नायडू ने एनडीए का समर्थन वापस नहीं लिया। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा नहीं चला और सत्ता वापसी नहीं हो पाई। इधर आंध्र प्रदेश विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का हाल भी बुरा हाल हुआ। मात्र 47 सीटें मिली। लोकसभा में सिर्फ 5 सीटें मिली। इसके बाद नायडू गुजरात दंगों पर ठीकरा फोड़ते हुए एनडीए से अलग हो गए। 2004 में गठबंधन छोड़ने के बाद में 2014 में चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर एनडीए में आ गए। 4 साल साथ रहे। 2018 में उन्होंने मोदी सरकार पर आंध्र प्रदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए गठबंधन छोड़ दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र विधानसभा में कहा, मैंने ये फैसला स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के हितों के लिए लिया है। 4 साल तक मैंने हर संभव प्रयास किया। 19 बार दिल्ली गया, कई बार पूछा। यह केंद्र का आखिरी बजट था और इसमें आंध्र प्रदेश का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से नायडू अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। 2018 में गठबंधन से अलग होने का कारण भी उन्होंने यही बताया था। इस बार नायडू नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन नतीजों के दिन ही उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था कि आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस देना होगा। चंद्रबाबू नायडू की इस समय 5 उंगलियां खींच हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल है, यानी 5 साल तक चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकता जब तक उनके खुद के विधायक न तोड़ लिए जाएं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 16 सीटें जीतकर एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा दल टीडीपी है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नायडू का समर्थन चाहिए, यानी फिलहाल नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। टीडीपी ने केंद्र में 4 मंत्री पद और 1 स्पीकर पद मांगा है। हालांकि बीजेपी स्पीकर का पद देने के मूड में नहीं है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के छात्र रहे हैं। नीतीश और लालू दोनों ने लगभग एक साथ राजनीति की शुरुआत की थी। हालांकि लालू को चुनावी सफलता जल्दी मिली, नीतीश को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 2 चुनाव हारने के बाद में 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। हालात यहां तक पहुंच गए कि नीतीश के घर पर यह कह दिया था कि उनका आखिरी चुनाव होगा, अगर नहीं जीते तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन लोक दल के टिकट से हरनौत सीट से नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा में कदम रख ही दिया। उस दौरान नीतीश और लालू करीबी हुआ करते थे। दोस्ती इतनी थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर नीतीश ने अपने समर्थन से लालू को विपक्ष का नेता बनवा दिया। 1979 में लोकसभा चुनाव हुए। वीपी सिंह और राजीव गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे। वीपी सिंह की लहर थी। नीतीश कुमार को बिहार के बाद से टिकट मिला था। वो जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए। कुछ दिन बाद लालू के तौर तरीकों से नीतीश का मन उचटने लगा। 1994 में आखिरकार जनता दल से अलग होने का उन्होंने मन बना लिया। तब उन्हें छत्र छाया मिली जॉर्ज फर्नांडिस की। 1994 में जॉर्ज के जनता दल के 14 सांसदों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल। नीतीश भी इस दल का हिस्सा बन गए। कुछ ही महीनों के बाद में जॉर्ज और नीतीश ने मिलकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ जाना तय किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। एनडीए की ही सरकार थी तब नीतीश कुमार ने पहली बार सत्ता का सुख चखा। 2003 में नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव ने मिलकर नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनाया और जिसके आज नीतीश कुमार सर्वेसर्वा हैं।
2005 के बिहार के विधानसभा चुनाव थे, तब बीजेपी ने अरुण जेटली को राज्य में पार्टी का प्रभारी बनाया। ये अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो और सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। बीजेपी और जेडीयू ने खूब मंत्रणा के बाद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। राज्य में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगला चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी को प्रचंड बहुमत मिला। नीतीश कुमार 2010 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सरकार थी। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, कालाधन, लोकपाल बिल, अन्ना आंदोलन, एक के बाद एक मुद्दे यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाते चले गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने पेश किया गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि को प्रचारित किया गया। यहीं से नीतीश के मन में खटपट शुरू हो गई, क्योंकि उन दिनों नीतीश कुमार की भी खूब वाहवाही हो रही थी। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, कानून व्यवस्था ठीक की थी, इसलिए वो खुद को नरेंद्र मोदी से कमतर आंकना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद को तब से प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। नीतीश नाराज हो गए और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। नीतीश ने अकेले बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा, बुरी तरह हार हुई। उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2014 लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद में नीतीश ने ऐसा दांव चला जो राजनीतिक पंडितों ने सोचा भी नहीं था। 1994 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ा था, लेकिन बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के साथ मिलकर नाम दिया महागठबंधन। नीतीश तब भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और लालू से इस बात की घोषणा भी करवा दी थी कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। महागठबंधन को चुनाव में जीत मिली। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। 2015 में महागठबंधन ने सरकार बनाई। नीतीश मुख्यमंत्री, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और मिलीजुली सरकार बनी। लेकिन 1.5 साल बीते और नीतीश कुमार का मन डोलने लगा। इस बार अंतरात्मा की आवाज आई। उसने कहा कि बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, तो नीतीश एनडीए के साथ चले गए। सरकार बदली, डिप्टी सीएम भी बदले, लेकिन सीएम नहीं बदले। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश के पास में ही रही। 2017 में एनडीए में आने के बाद में नीतीश कुमार 2019 को लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा। बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी के गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती। अगले 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद में नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियां बनने लगी। कभी इफ्तार पार्टी के बहाने तो कभी जाति जनगणना पर मीटिंग के बहाने दोनों की मुलाकातें होने लगी। दूसरी तरफ 2021 में जब नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जेडीयू ने अपने कोटे से 2 मंत्री मांगे। जेडीयू के लिए बार्गेन करने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह आए थे। बीजेपी ने आरसीपी को ही फांस लिया, उन्हें मंत्री बना दिया। नीतीश और ज्यादा नाराज हो गए। खींचतान के बीच में आखिरकार नीतीश ने 2022 में एक बार फिर एनडीए को टाटा बोल दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार न बने, इस प्रण के साथ में नीतीश ने नया गठबंधन बनाया। विपक्ष के सभी दलों को एक एक करके एकजुट किया। पटना से दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता सब जगह दौड़ लगाई और विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया। पटना में पहली मीटिंग की, बेंगलुरु में दूसरी मीटिंग में इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के सहारे खुद दिल्ली का सफर तय करना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में उन्हें संयोजक पद दिया जाए, ताकि भविष्य में परिस्थिति बने तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हों। लेकिन दिसंबर 2023 में दिल्ली की बैठक में ममता ने खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का प्रस्ताव देकर नीतीश को किनारे कर दिया। बाद में खड़गे को गठबंधन का चेयरमैन बना दिया गया। नीतीश का सपना एक बार फिर उनसे दूर होता हुआ दिख रहा था। दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उनके पीठ पीछे कथित तौर पर लालू से सेटिंग कर ली थी। नीतीश ने राजनीति को भांपते हुए पहले लल्लन सिंह को किनारे लगाया और फिर जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस गठबंधन को उन्होंने मूर्त रूप दिया था उसे छोड़कर वापस वो एनडीए में शामिल हो गए। आखिर में ये फिलहाल क्या स्थिति है? तो इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें मिली है। बीजेपी को भी 12 सीटें मिली है, लेकिन नीतीश का कर अपने आप में इसलिए बढ़ गया क्योंकि बीजेपी को बहुमत के लिए नीतीश की जरूरत है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही है। संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपने अंदाज में आश्वासन दिया, मोदी जी जल्दी से काम शुरू करें, हम उनका समर्थन करते हैं। मौजूदा हालात में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनके अकेले गठबंधन छोड़ देने पर बीजेपी का नंबर गेम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नीतीश की राजनीति के स्टाइल को जानने वाले लोग ये जरूर कहते हैं कि जिस दिन नीतीश इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएंगे कि इंडिया गठबंधन के पास में सरकार गिराने भर से के सांसद आ गए हैं, तो नीतीश पलटी मारने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या सोचना है? आप क्या मानते हो, कौन पलटी मारेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।